आदरणीय दुर्गाशंकर मिश्र जी, साथ ही ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज इस बहुत ही प्रेस्टिजियस जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग की ये वर्कशॉप चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसमें मुझे उद्बोधन करने का ये मौका मिला और वास्तव में मुझे ये गर्व की बात है क्योंकि आई एम श्योर मुझसे भी बेहतर लोग भारतवर्ष में हैं और पूरे विश्व में हैं जो इस विषय में बात कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे इसका अवसर दिया, मैं इसका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं टाटा मेमोरियल सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। नाम से कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये कोई प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है और हम सब एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के अंडर में आते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में हम हमेशा से शोध, शिक्षा और सेवा, इन तीनों जो हमारे पिलर्स हैं, सर्विस, एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें हम अग्रणी रहे हैं और उसका बहुत कुछ श्रेय जाता है भारत सरकार को, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है इस मामले में। और अगर आप टाटा मेमोरियल सेंटर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र के मरीज़ तो बहुत कम हैं, लेकिन अन्य देश के भागों से बहुत सारे मरीज़ आते हैं और वो बहुत कष्ट होता है उनको। बम्बई जैसे शहर में मैं उतने सालों से हूँ, मैं खुद घर नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट बहुत महंगा है वहाँ पे। तो जो मरीज़ वहाँ पे गया है उसके लिए होटल, लॉजेस, क्योंकि कैंसर के इलाज में बहुत समय लगता है और मरीज़ों को कष्ट होता है, तो ये ज़रूरत है कि हम कैंसर को अफोर्डेबल बनाने के लिए एक्सेसिबल भी बनाएं और उनके घर के पास में ही जो है या घर के आसपास में जो है कैंसर की सुविधा दे सकें। इस मंसूबे के साथ जो है आज विभिन्न भागों में करीबन 10 अस्पताल जो है भारतवर्ष में बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, और आज 10%, अगर भारत में 100 कैंसर होते हैं तो 10% कैंसर जो है टाटा अस्पताल के ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो रहा है। एंड हमारा जो मॉडल है उसमें ऐसा है कि हम करीबन 50 to 60% ऑफ हमारा जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको अर्न कर लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई का, टाटा हॉस्पिटल मुंबई का रिकरिंग एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 500 करोड़ है, उसमें करीबन सैलरी एक्सपेंडिचर 250 करोड़ है और नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर करीबन 250 करोड़ है। अगर रफली देखा जाए तो हमारी अर्निंग अराउंड 300 to 400 करोड़ होती है और इससे हम गवर्नमेंट पे सिर्फ 100 करोड़ के लिए ही डिपेंडेंट रहते हैं to look after 80,000 new cancer patients every year and give them all kinds of treatment that they would get in अगर वो विदेश चले गए होते और वो कर सकते थे। Now उत्तर प्रदेश से मेरा एक नाता है और उस नाते के चलते मुझे गर्व होता है जितनी बार भी मैं यहाँ आता हूँ। मेरे माता पिताजी बलिया के निवासी थे और फिर वहाँ पे मेरे पिताजी बोलते हैं कि बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सारी ज़मीन डूब गई थी, तो सब लोग गाज़ीपुर शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा जन्म गाज़ीपुर में ही हुआ और 96 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अपनी MBBS MS करके मैं 96 में बम्बई चला गया और उस समय से लेके अभी तक मैं बम्बई में ही हूँ। 2018 में मुझे एक मौका मिला और परमाणु ऊर्जा विभाग ने मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो वाराणसी है उसमें एक टाटा मेमोरियल सेंटर बनाना है और ये एक चैलेंज था। 3 साल में बम्बई छोड़ के वहीं पे बनारस में ही मैंने डेरा डाल के उस अस्पताल को बनाया और उस अस्पताल को मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी मेरा उसमें एक योगदान है और सबसे बड़ा योगदान ये है क्योंकि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चलते वो अस्पताल सिर्फ 10 महीने में बना। अप्रैल 2018 में हमने उसकी नींव रखी और 19 फरवरी 2019 को उसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण का मतलब ये हुआ कि वो अस्पताल ऑलरेडी फंक्शनल था
और प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी को उसका लोकार्पण किया। तो 10 महीने में कोई अस्पताल बनाना स्क्रैच से, और उस अस्पताल में आज की तारीख में हम पिछले 3 साल से ही वहाँ पे अस्पताल चला रहे हैं। 70,000 मरीजों का इलाज हो चुका है और करीबन 25,000 मरीज प्रति वर्ष वहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और हमने ये सोचा था कि जब ये अस्पताल बन जाएगा तो बंबई में जो उत्तर प्रदेश के मरीजों की संख्या कम हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि ये वो मरीज थे जो असहाय थे, उनको कोई सहारा नहीं था कि वो बनारस छोड़ के जा सकें या बनारस के ईस्ट यूपी को छोड़ के जा सकें, वो वहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो वाराणसी का हमारा अस्पताल है वो टाटा अस्पताल बम्बई से भी बेहतर है। और ये हमारी ये हमेशा सोच रहती है कि नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से बेहतर होनी चाहिए। और यही कारण है कि जो गलतियां हमारी बंबई में हुई, उन गलतियों को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे वाराणसी में। और आज जो है वो अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित है, और किसी को भी जो है आप जाएंगे तो आपको गर्व होगा कि 3-4 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अस्पताल इतना विकसित इलाज मरीजों को दे पाएगा। ये सब तो चल ही रहा था। फिर रजनीश दुबे जी और आलोक कुमार जी की कृपा रही कि मुझे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी में डाला, और हमारा एक MOU हुआ। और हम ये वादा करते हैं कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी को वाराणसी के अस्पताल से भी बेहतर बनाएंगे। और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि एक पॉलिटिकल विल है, एक जुनून है लोगों में। समय लगेगा लेकिन वो अस्पताल बनेगा। और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी के बाद दुर्गा शंकर जी की कृपा रही कि मुझे बलिया में भी जो है आप एक मौका दे रहे हैं, और वहाँ भी कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जो मरीज हैं ईस्टर्न यूपी के आसपास के, उन्हें कोई कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो कैंसर पर जीत के पहले हमें समझना पड़ेगा कैंसर होता क्या है। कैंसर हमारी खुद की कोशिकाएं हैं जो सामान्य रूप से, अभी आप हमारा व्याख्यान सुन रहे हैं, और वो कोशिकाएं जो है मल्टीप्लाई करती चली जा रही हैं, और यही उनकी नियति है, यही उनका कैरेक्टर है। और हर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जो कैरेक्टर है, पैंक्रियाज की सेल पैंक्रियाज के रूप में जाएगी, ब्रेन की सेल ब्रेन के रूप में जाएगी, हार्ट की जो है वो हार्ट के रूप में मल्टीप्लाई होगी। ये पूरा कैरेक्टर जो है, वो जो DNA होता है, वो DNA के अंदर वो पूरा का पूरा लोडेड रहता है। आप समझिए कि कितने टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक DNA में होती है, जो सुई के नोक के लाखवें भाग के बराबर होती है। उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि एक सेल को जब मल्टीप्लाई करेगी तो वही जेनेटिक मटेरियल वहां से ट्रांसमिट होकर दूसरी सेल में जाता है और अश्योर करता है कि वो दूसरी वाली सेल पहली वाली जैसी सेल जैसी ही रहेगी और कोई अंतर नहीं होगा। और ये प्रतिदिन हो रहा है। इस जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो सूत्रधार है वो तो DNA है। उस DNA में जब कोई गड़बड़ी होती है तो वो DNA एबनॉर्मल DNA बन जाता है, और जो एबनॉर्मल DNA होता है वो सेल के कैरेक्टर को बदल देता है, सेल के मल्टीप्लिकेशन को अनियंत्रित कर देता है, जो नॉर्मली नियंत्रित होती है। नियंत्रित का मतलब यह है कि एबनॉर्मल DNA जब होता है तो उसको रिपेयर की भी मैकेनिज्म है, और अगर रिपेयर नहीं होता है तो वो सेल को प्रोग्राम्ड सेल डेथ के रूप में उसको सेल साइकिल से बाहर निकालने की भी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब एबनॉर्मल DNA होता है तो ये सारी प्रक्रियाएं जो शरीर में बना के रखी हैं, ईश्वर ने बना के रखी हैं, वो सब काम नहीं करती हैं, और तब जो है वो ट्यूमर का रूप ले लेता है। और जब ट्यूमर का रूप ले लेता है तो वो कैंसर नहीं कहलाता है, वो एक बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है। जैसे कि बहुत बार शरीर में जो है लाइपोमा बन जाता है या कोई गांठ बन जाती है, तो वो जो लाइपोमा होता है वो एक्चुअली कैंसर नहीं होता है। कैंसर वो होता है जिसमें कि पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी होती है, वो अपनी जो शिरा और धमनियां, आर्टरी और वेन्स होती हैं, उसको पेनिट्रेट करके
ब्लड के माध्यम से फ्लो करता हुआ पूरे शरीर में फैल जाता है, उसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। और आपके मन में जो धारणा होती है कैंसर के बारे में, वो मलिग्नेंट ट्यूमर से होती है। नहीं तो शरीर में ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं जिसके साथ आपकी पूरी सारी जिंदगी निकल जाएगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कैंसर क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो मानसिकता है, जो बचपन से हमें सिखाया गया है, वो कार्मिक थ्योरी ऑफ एवरी प्रोसेस, मतलब हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो उसका कर्म से संबंध होता है। जब ये हमें सिखा दिया गया तो हम हर चीज को कर्म के ऊपर डाल देते हैं और हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमारे दुष्कर्म के चलते भी होती हैं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं कि कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर पर जीत के लिए पहले तो आपको हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो डिफाइन करेंगे ना, तभी तो हम एक एक प्रॉब्लम के कंपोनेंट पे जाके उसको रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो 20% जो कैंसर है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसे ब्लड कैंसर क्यों होता है, या बोन का कैंसर क्यों होता है, या आई बॉल का कैंसर क्यों होता है, ल्यूकीमिया क्यों होता है, ये हमें नहीं मालूम। तो ये 20% ही कैंसर है। और जो बाकी जो कैंसर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 10% कैंसर वो सिर्फ स्वच्छता पर आधारित हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन किया जाए तो 10% हमारे कैंसर उस श्रेणी में आते हैं। और फिर जो नेक्स्ट श्रेणी है वो 40% कैंसर जो हैं वो तंबाकू, शराब, पान मसाला, ये जो एक श्रेणी है उससे प्रेरित होते हैं। और फिर एक 4% जो कैंसर है वो हैं जो कि जेनेटिक होते हैं। समाज में सबसे ज्यादा जो गलत धारणा है वो इसके बारे में है। लोग, चूंकि मैं गांव से आता हूं तो मुझे मालूम है कि जब शादी के लिए लोग दूसरों के घरों में जाते हैं तो ये प्रश्न अगर पता चल गया किसी को कि किसी को फला में घर में माँ बाप को अगर कैंसर है तो लोग डरते हैं। एक तो ये है कि शायद लोगों को लगता है कि ये कोई श्राप वगैरह है या अभिशाप है। दूसरा, अनुवांशिकी हो सकता है कि माँ बाप को कैंसर है तो बच्चे में भी कैंसर हो जाए। कुछ लोगों को छुआछूत की बीमारी का भी डर लगता है। ये तीनों गलत है। सिर्फ कुछ ही कैंसर ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है। प्रेडिस्पोजिशन का मतलब ये है कि आप उन लोगों में आते हैं जिनको अगर शराब लें या तंबाकू ले या पान मसाला खाएं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हुआ तो आपके बच्चों को भी हो जाए। तो ये बहुत जानने की बात है कि कैंसर परिवार में अगर है तो वो जेनेटिक होगा, ये डर आप अपने मन से निकाल दें। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है डाइट के बारे में, और वो डाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। जो आप खाते हैं और जो आपकी खाने से अराउंड जो सोच होती है वो कई बार आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है, और वो डाइट और उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट जो एक है ओबेसिटी। आज की तारीख में अगर अमेरिका में मैं पता करूं कि भाई आपके लिए सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है वो टोबैको, अल्कोहल छोड़ दीजिए, उनके लिए ओबेसिटी है। और ओबेसिटी के बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं बॉडी में, जिसके चलते कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, जो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात की कि कैंसर क्यों होता है। अब जो है एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी देखें कैंसर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आप 20 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले जो मैक्सिमम डेथ्स होती थी वो कम्युनिकेबल डिजीज से होती थी। मलेरिया है, काला आजार है, टाइफॉइड है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो मैक्सिमम डेथ जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती थी, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे कारण हैं पैरासाइट्स के चलते होता था। आज की तारीख में 63% ऑफ द डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के चलते होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं कैंसर, हार्ट डिजीज,
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो खांसी वांसी की जो फेफड़े की बीमारी होती है, डायबिटीज। तो ये 4 मुख्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिससे कि लोगों में आज की तारीख में जान जा रही है। 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को और यूनाइटेड नेशंस को पहली बार हिस्ट्री में हेल्थ के विषय में एक स्पेशल समिट बुलाना पड़ा। नहीं तो यूनाइटेड नेशंस को हेल्थ के बारे में क्या पड़ा है, लेकिन 2011 में सितंबर 2011 में एक बड़ी 176 कंट्रीज की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, सब वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों को एहसास हुआ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अब एक सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये अब एक फाइनेंशियल इशू बन चुका है। और फाइनेंशियल इशू का मतलब ये है कि 60% अगर आज की तारीख में लोग मर रहे हैं, उनसे आपके जीडीपी में करीबन 10% का आघात पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरगेट अबाउट द हेल्थ इशू, लेकिन जो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हुए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। एंड उसमें ये जो बिंदु है, ये एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं कि आखिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे जब कम्युनिकेबल डिजीजेस थी तो ये हुआ कि भाई वैक्सीन बनाओ, एंटीबायोटिक बनाओ, लेकिन अब तो वैक्सीन एंटीबायोटिक का जमाना नहीं रहा इन सब बीमारियों में। तो इसमें पाया गया कि जो रोकथाम के जो पैरामीटर्स हैं, सिद्धांत हैं, उनमें तंबाकू, शराब पर नियंत्रण, डाइटरी कंट्रोल, एक्सरसाइज और फिर उसके बाद जो बाकी सब चीजें हैं, हाइजीन वगैरह। तो आप सोचिए हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारे जीडीपी को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मौत के घाट पर उतार रहा है, जो कई परिवारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और फैमिलीज के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पॉवर्टी इशू है। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो रातों रात पॉवर्टी के में चले जाते हैं अगर कैंसर की डायग्नोसिस हो गई या हार्ट डिजीज की डायग्नोसिस हो गई। तो हम इतनी एक विभीषिका की बात कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन हमारे सामने है, और ये सॉल्यूशन एकदम एविडेंस बेस्ड है, जिसमें उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेट्स भी कर लिया कि कैसे उसको कम किया जाए, और हम इसके बारे में बात करेंगे। ये मूव कर रहा है कि नहीं? हाँ, अभी आया। एक प्रश्न ये होता है, कई बार लोग पूछते हैं कि कैंसर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके बारे में क्या करना है। एक प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री, वो एक दिन टाटा अस्पताल में आए अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गया। तो उनको लगा कि भाई कैंसर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे ही परिवार में 4-5 लोगों को हो गया। तो उनको लगा कि भाई ये बड़ी विभीषिका है, चलें बात करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो हमने डिस्कशन किया कि पहले हम तो वर्ड ऑफ माउथ और लोगों की परसेप्शन पे नहीं जाते हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच रहता है। हम पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री करेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में भारतवर्ष में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के आधार पर क्या तथ्य है। अगर आप किसी रूरल एरिया में चले जाएं, गांव में चले जाएं, वहां पे कैंसर का जो प्रमाण है, जो कैंसर होता है, वो 40 लोगों को कैंसर होता है 1 लाख में। जो यूनिट है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर, पर लाख पॉपुलेशन हम बोलते हैं उसको। तो 40 लोगों को प्रति लाख कैंसर होता है। 40 से 50 कर सकते हैं आप। और ये पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री करीबन 10 हम पूरे देश में चला रहे हैं, और ये डेटा वहां से लिया गया है। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है बार्शी एक गांव एरिया है, वहां 40 से 50 है। फिर हम अगर नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं सेमी अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन मतलब धीरे धीरे वहां पे गांव से बदलता हुआ अर्बन की तरफ जा रहा है, और वो
जो सेमी अर्बन, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ है या जौनपुर है, वो उसमें भी एक रूरल एरिया भी होगा, बट सिटी में अगर आ जाएं तो वो सेमी अर्बन हो जाएगा। सेमी अर्बन में करीबन 75 कैंसर पर लाख होते हैं। और अगर हम नेक्स्ट जाएं अर्बन एरिया में, जैसे मेट्रोज में हम चले जाएं, तो करीबन 100 पर लाख इंसिडेंस होता है कैंसर का। यानी गांव में रहना बेहतर है। गांव में हम जब सब कुछ एक सामान्य जिंदगी जीते हैं और एक सामान्य वातावरण में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक प्रोटेक्शन भी देता है। भले आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन का तो नहीं होगा, लेकिन जीवन के लिए वो बेहतर है, और खास करके कैंसर के लिए। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, जो कि फुल्ली अर्बनाइज्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, उसमें कैंसर का प्रमाण, कैंसर के जो इंसिडेंस है नए कैंसर का, वो 300 पर लाख पॉपुलेशन है। तो समस्या ये है, अर्बनाइजेशन रुक नहीं सकता है, शहरीकरण रुक नहीं सकता है, वेस्टर्नाइजेशन जो पाश्चात्य शैली है वो रुक नहीं सकती है, वो तो इनएविटेबल है। और एक समय आने वाला है जब हम भी 100 क्रॉस करके 150, 200, 250, 300 हो जाएंगे। और उसका मुख्य कारण है, जो बॉटम लाइन है, जो पब्लिक हेल्थ के हिसाब से है, वो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और उसके साथ जो रिपरकशंस आते हैं, उसके साथ जो अन्य चीजें आती हैं शहरीकरण में, वो उसका कारण है। और अवस्थी जी, आप पूछ रहे थे कि मुख्य कारण जो है कौन कौन से हैं। तो महिलाओं में जो सबसे मुख्य कैंसर होता है अर्बन एरिया में, ब्रेस्ट कैंसर, और नंबर 2 है सर्वाइकल कैंसर। रूरल एरिया में सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 हो जाता है। और एक यूनिक कैंसर है जो कि सिर्फ यूपी में होता है, और दूसरा गंगा के किनारे आसपास के लोगों में होता है, और भारत के अलावा सिर्फ एक जगह होता है, चिले जो साउथ अमेरिका में है, वहां पे होता है, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर एक एनिग्मेटिक डिजीज है। अभी तक बहुत लोगों ने बहुत ढंग से कोशिश की, हम भी उस पर शोध पर लिप्त हैं, लेकिन अभी तक उस गॉल ब्लैडर कैंसर का हमें कारण नहीं समझ में आया है। लेकिन ये है कि गॉल ब्लैडर कैंसर 5 ईयर सर्वाइवल 0% होता है। एक बार गॉल ब्लैडर कैंसर हो जाता है तो करीबन 1 से 2 साल ही जीवन होता है। ये एक उस पर रिसर्च चल रहा है। और पुरुषों में जो कैंसर होता है उसमें नंबर 1 कैंसर जो है माउथ कैंसर है, और दूसरे नंबर पे जो कैंसर है वो लंग कैंसर, और फिर जो है धीरे धीरे करके स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है। जैसे मैंने बोला कि जीवन शैली के ऊपर निर्भर होता है कैंसर। अभी जैसे गोवा में अगर हम जाएं तो गोवा में माउथ कैंसर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, थ्रोट कैंसर नेग्लिजिबल है, लंग कैंसर नेग्लिजिबल है, लेकिन वहां पे कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है वो बहुत कॉमन है। और उसका कारण यही है कि वो जो फूड हैबिट में जो मीट एंड नॉनवेज कंजम्पशन जो होता है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे एक नाक के पीछे एक नेजोफैरिंग्स होता है, यूनिक कैंसर है जो सिर्फ वहीं पाया जाता है। अगर हम कश्मीर वगैरह में देखें तो इसोफेजियल कैंसर है जो भी बड़ा यूनिक है। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कैंसर होते हैं, लेकिन ये जो डेटा है अगर हम कंपाइल कर दें तो नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में क्या होता है वो बता रहा है। तो पहले हम महिलाओं के कैंसर के बारे में बात करें ना। महिलाओं के कैंसर में जैसे मैंने बोला, रूरल एरिया में बच्चेदानी मुख का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है ना। अगर मुझसे कोई पूछे, 25 साल हो गए कैंसर में काम करते हुए, पब्लिक हेल्थ में काम करते हुए, पूरे देश में गांव से लेकर शहरों में घूमते हुए, अगर मुझसे कोई पूछे कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का एक इलाज क्या है, एक उपाय क्या है, इलाज नहीं, क्या उपाय है उसको खत्म करने का, मैं यही कहूंगा, हर रूरल महिला को अगर एक टॉयलेट मिल जाए, एक प्राइवेसी ऑफ द टॉयलेट मिल जाए, ये और एक प्राइवेसी ऑफ द बाथरूम मिल जाए जहां पे वो नहा सके, सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाएगा। वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कैंसर अस्पताल की जरूरत नहीं है, सिर्फ महिला को, उस महिला को, चूंकि मैं तो गांव से आता हूं, मैंने गांव में देखा है मेरी दादी को, नानी को, वो लोग ट्यूबवेल में नहाते थे, जो गंगा नदी का वो सब वहां नहाते थे। और मुझे याद है आज तक कि हमेशा कपड़े पहन के ही नहाते थे, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था कि आप वो कर सकें।
अगर ये हमारे देश की हालत रहेगी कि हम महिलाओं को प्राइवेसी ऑफ टॉयलेट और बेथिंग न दे सकें, तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में बात करना निरी बेवकूफ़ी होगी। इससे सिर्फ इंडस्ट्री को फायदा होगा, और जो महिला वैक्सीन लगाएगी उसको 0% कैंसर की संभावना है, ये कभी भी गारंटीड नहीं है, अश्योर्ड नहीं है। तो अगर महिलाओं में अपने जननांग की स्वच्छता के बारे में हम अगर एक कैंपेन करें, उनको सर्वाइकल हाइजीन के बारे में बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बात करें, स्कूल कॉलेज से ही शुरुआत करें, एक समय आएगा जबकि जैसे कि महिला रिफ्यूज करेगी ऐसे घर में शादी करने में जहां पे कि टॉयलेट नहीं है। वो एम्पावरमेंट जब तक महिलाओं में नहीं आएगा, सर्वाइकल कैंसर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मेरी एक खुद की बेटी है। ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें यह है कि आज महिलाएं जो है शादी नहीं करती हैं या देर में शादी करती हैं। देर में शादी करेंगी तो बच्चा देर में होगा, बच्चा देर में होगा तो ब्रेस्ट फीडिंग लेट में होगा, ब्रेस्ट फीडिंग लेट में होगा तो फिर उसके साथ जो और भी हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं ना, ये बदला नहीं जा सकता है। महिलाओं में सशक्तिकरण में ये भी एक हिस्सा है और ये होके ही रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो उनकी फ्रीडम है एंड वी कांट डिनाई देम। बट हम क्या कर सकते हैं कि क्यों ना हम एक पैरेलल जो प्रिवेंशन मैकेनिज्म है वो प्रिवेंशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें कि महिलाएं इन सब चीज़ों के साथ साथ जो अन्य मोटापे पे कंट्रोल है या स्मोकिंग है या अल्कोहल है या फिजिकल एक्सरसाइज है, बिकॉज ओबेसिटी का डायरेक्ट संबंध है ब्रेस्ट कैंसर के साथ और कहीं ना कहीं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुख्य ये है कि ठीक है, हमने टॉयलेट बना दिए, महिलाओं में अवेयरनेस कर दिया, मोटापा कम कर दिया, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्शन करने के लिए क्या कर सकेंगे? हर गांव में मैमोग्राफी नहीं कर सकते, उसी तरीके से हर गांव में पैप स्मीयर नहीं कर सकते। पैप स्मीयर करने के लिए पैथोलॉजिस्ट चाहिए, मैमोग्राफी के लिए जो है रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हम महिलाओं को छोड़ दें उनकी किस्मत के ऊपर कि जब ट्यूमर बड़ा हो जाएगा तो आ जाओ? तो फिर हमने जो है एक बहुत बड़ा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब ये किया कि भारतवर्ष में इंप्लीमेंटेबल साइंस क्या है, इंप्लीमेंटेबल एविडेंस क्या है, और उससे हमने पाया और उस हमारे शोध के चलते न तो सिर्फ भारत में बट पूरे विश्व में जो है प्रैक्टिस चेंज हो गई। और वो ये था कि आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर पर विजय पाना है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 12वीं पास 10वीं पास महिला को आप सिखाइए कि ब्रेस्ट लंप कैसे डिटेक्ट करते हैं। शी इज बेटर देन मैमोग्राफी। एंड ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। नेक्स्ट स्टेप पे हम गए, हमने पाया कि जो महिलाएं जो ब्लाइंड होती हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड होती हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है लंप डिटेक्शन की, वो मैमोग्राफी के हर चीज से आगे होती है। तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर की दी हुई जो हमारी एक ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको हम भूल के मशीन की तरफ चले गए, लेकिन हमें वापस जाने की जरूरत है। सर्विक्स कैंसर के लिए विनेगर, जो सिरका हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड से अगर सर्विक्स को हम पूरा स्प्रे कर दें उसके ऊपर, तो जो इलाका खराब है वो इलाका सफेद दिखता है। और ये देखने के लिए 10वीं 12वीं महिलाओं को हमने ट्रेन किया। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 10वीं 12वीं महिलाओं को एक एम्प्लॉयबिलिटी देती है, उनको जो है एक मोटिवेशन देती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और जो लो रिसोर्स सेटिंग है वहां पे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया 30% रिडक्शन इन मोर्टालिटी ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। सिंपल चीजें हैं और इन्हीं के चलते फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया। एक विषय जो है मोटापे पे, आज आप अपने बच्चों को, जो घर में बच्चे हैं, उनके लुक बैक एंड थिंक बैक, आज वो क्या खाते हैं ये वो नहीं है जो आपने उन्हें बताया है, ये वो है जो टीवी ने उन्हें बताया है। What is there in the plate of our children is what they see in the television। और ये एक बहुत ही सिनिस्टर प्लान है, जैसे कि
जितने भी ये मैकडॉनल्ड्स हैं या पिज़्ज़ा हट हैं या जो भी हैं, वो धीरे धीरे करके ओबेसिटी, जो कि यूएस अब जाके समझ रहा है इस बात को कि कितनी बड़ी गलती की, सब चीज़ लार्ज है, वहाँ का कोक भी लार्ज है, वहाँ का बर्गर भी लार्ज है, वहाँ का सब कुछ लार्ज होता है, और उस लार्ज के चलते जो वहाँ पे मोटापा आया और जो अब वो उसको फाइट कर रहे हैं, हमें अभी समझना पड़ेगा। जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, फैटी फूड, इसके बारे में हमें बहुत समझना पड़ेगा। और ज़रूरत इस बात की है कि आज अमेरिका में जो अमीर आदमी है वो दुबला होता है, फिट होता है, और गरीब आदमी जो है मोटा होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ अमीर आदमी मोटा होता है और गरीब आदमी दुबला होता है। यानी जो अमीर है वो जरूरत से ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, और उनको समझने की ज़रूरत है कि ये कोई रईसी की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है जब ओबेसिटी होती है। तो आजकल एक फैड आ गया है, बहुत सारे आपके बच्चे, और ये है मुझे इस प्रकार का डाइट करना है, इस प्रकार का पैकेज्ड फूड लेना है, फॉर्मूला फूड लेना है, हमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन शेक्स आते हैं, जिम जाते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो एक वहाँ पे भी डाइटिशियन होता है। तो कई बार जो है मरीज़, जब पब्लिक हेल्थ में मैं जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, कॉलेज से बात करता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बढ़िया डाइट क्या है जो मैं ले सकूँ, कौन सी ऐसी फॉर्मूला फीड है जो आप बता सकें। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, सबसे बढ़िया डाइट वो है जो आपकी माँ आपको बताएगी। कारण क्या है कि हर देश के, विभिन्न देश के हिस्सों में ये जो डाइट होती है, ये हजारों साल के एक्सपेरिमेंट्स, मिस्टेक्स और सक्सेस से आई है। आज साउथ इंडिया में क्या खाया जाता है वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से है, वहाँ के उपज के हिसाब से है, वहाँ की सोच के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट अलग है, नॉर्थ अलग है, वेस्ट अलग है, ईस्ट अलग है। तो कोई ऐसी फिक्स डाइट तो है ही नहीं जो कि मैं किसी को बता सकूं। तो जो अवेलेबल है और जो आपके परिवार में चल रही है, उसी को अगर संतुलित मात्रा में लिया जाए, वही सबसे बढ़िया डाइट है। और नॉर्मल फूड और नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हर जगह हर माँ अपने बच्चे को बताती है, लेकिन माँ बाप की सुनता कौन है? उनको तो जब सोशल मीडिया पे कुछ कुछ आइडिया मिलते रहते हैं, वो करते रहते हैं। एक कैंसर जो कि मैंने आपको बताया कि वो सबसे कॉमन कैंसर है पूरे भारत में, कोलन कैंसर, भले वहाँ हो, वहाँ भी मुंह कैंसर होता है। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही भयंकर रूप में होता है। तो इस मुख कैंसर पर विजय कैसे पाई जाए, क्योंकि सबसे लीडिंग कैंसर है डेथ का मेन में, और करीबन 1 लाख नए मुंह के कैंसर प्रति वर्ष जो है भारत वर्ष में डायग्नोज होते हैं, और 70 to 80% एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, और करीबन आधे 12 महीने के अंदर ही दम तोड़ देते हैं कैंसर के चलते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर कैसे विजय पाई जाए? तो टाइगर हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है, मोर हमारा राष्ट्रीय बर्ड है, और कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और ये हमारा नेशनल माउथ है। नाउ समस्या ये है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? भारत में मुंह के कैंसर पर हम कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हम अपनी मुंह की स्वच्छता, ओरल हाइजीन, और जब भी आप मुंह स्वच्छता और ओरल हाइजीन की बात करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें इस मुंह को खराब करती हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे पान मसाला हो, या पुअर डेंटल हाइजीन हो, या ब्रश प्रॉपर नहीं कर रहे हो, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि हम सब अगर अपने आसपास सिर्फ अपने जो सर्वेंट्स हैं, अपने जो ड्राइवर हैं, अपने जो मजदूर हैं, उनमें जब भी आप मिलें उनके मुंह की तरफ देखें, ओरल हाइजीन से संबंधित हो, सिर्फ उनको आप इतना बोल दें कि मुंह साफ रखा करो, क्योंकि माउथ इज द विंडो ऑफ द बॉडी। जो आदमी मुंह को स्वस्थ नहीं रख सकता, वो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता है। और इसलिए अगर हमको रियली कुछ सोचना है तो इसके बारे में हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आदमी तंबाकू खाएगा तो थूकेगा तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं, और उसका परिणाम बीभत्स कैंसर का जो है रूप है जो है। उत्तर प्रदेश के नाम पे एक कलंक है,
और वो कलंक ये है कि मैं जब भी कहीं विश्व में जाता हूँ, जितनी भी पान मसाला इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश में है। मैं अगर अमेरिका जाऊंगा और यूके जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, हर जगह मुझे लोग यही बोलते हैं कि अरे यूपी कानपुर, जहाँ पे कि आपकी सारी पान मसाला इंडस्ट्रीज़ हैं और सारे नामी गिरामी नेम जो है उनका बिजनेस एड्रेस जो है यहीं पे है। अब धीरे धीरे करके वो कहीं और भी जाने लगे हैं। इमेजिन कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन दिया हुआ है कि पान मसाला जहर है और उसमें कैंसर होने वाले सारे तत्व हैं। सुपारी जो एक हमने हमेशा, मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मुझे मालूम है कि गौरी का रूप होती है, सत्यनारायण की पूजा में गौरी को रखना पड़ता है और अगर घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको सुपारी और पान जो है देते हैं। लेकिन ये गौरी का स्वरूप जो है सिर्फ पूजा के लिए था, उसको खाने के लिए नहीं था। हम शिवलिंग को खाते नहीं हैं, हम जो है वो गौरी को खाने के लिए अगर कहें कि इसलिए हमारी रिलीजियस परंपरा है हम इसे नहीं आघात पहुंचा सकते हैं, वो गलत है। क्योंकि सुपारी 1984 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ने, बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स ने यह सिद्ध कर दिया सुपारी कैंसर करने वाला तत्व है। उसमें अरिका नट स्पेसिफिक नाइट्रोजामीन्स होते हैं, उसमें जो है बहुत सारे अन्य केमिकल्स होते हैं जो घातक होते हैं और ये हमें समझने की ज़रूरत है। नाउ अरिका नट के पीछे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कारण क्या है कि अरिका नट बाई इटसेल्फ इज टेस्टलेस, नॉट पैलेटेबल। मैं आपके हाथ में अगर सुपारी क्रश करके दे दूं, आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं खाने को। लेकिन उसमें मैं थोड़ा शुगर डाल दूं, थोड़ा स्पाइसेस डाल दूं, थोड़ा कॉन्डिमेंट्स डाल दूं और थोड़ा उसको बढ़िया सुगंधित उसमें कुछ फ्रेगरेंस डाल दूं और फिर उसको शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करा दूं तो वो बन जाता है पान मसाला। और वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, युवाओं को प्रेरित करता है। पहले जब पान खाते थे तो कैंसर का उतना प्रमाण नहीं था। कारण क्या था कि लोग जो है वो कम मात्रा में खाते थे और जो भी था सामने बनवा के खाते थे। अब तो ये पान मसाला और गुटखा में क्या डाला जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम और उसमें क्या अडल्ट्रेशन है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कभी दोबारा व्याख्यान के लिए बुलाया तो मैं आपको 1 घंटे उस पर बात कर सकता हूं कि क्या हो रहा है उस इंडस्ट्री में। तो बहुत ज़रूरत है ये समझना कि वाराणसी जो कि बनारसी पान के लिए मशहूर था, और अगर बनारस हम कहें कि बनारस गए और बनारसी पान न खाए तो फिर क्या हुआ। आज उसी बनारस में पहली पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री की जब रिपोर्ट हमने पब्लिश की, दुनिया में नंबर 1 कैंसर है माउथ का, दुनिया में। कहीं ना कहीं हमें बदलते वक्त के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। और कोई नहीं मना कर रहा है कि आप मीठा पान खाएं, आप खाएं ना, लेकिन उसमें सुपारी और उसमें और तंबाकू डाल के जो ये प्रवृत्ति बढ़ी और उस प्रवृत्ति को धीरे धीरे करके लोगों ने रियलाइज किया कि पान खाएंगे तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको पान जो कि पीपल स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन कि अरे पान खाने वाला है, थूकता रहता है, मुंह खराब हो गया है, उस पान की हैबिट को एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बना दिया और वो बन गया गुटखा पान मसाला। अब जो पान खाने वाले हैं वो एक टिन रखेंगे या मुंह में पैकेट रखेंगे और वो उसको जो है कहीं भी जाके खा सकते हैं। तो उसको बहुत इजी कर दिया, जो हैबिट को और इंटेंसिफाई कर दिया। जो हैबिट खत्म हो जानी थी वो ग्लोरीफाई हो गई क्योंकि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स है। बहुत ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं इस पर नीतिगत प्रयास करें, और ये नीतिगत प्रयास ये है कि सरकार कोई कमी नहीं करती है। और बिफोर मैं सरकार को बोलूं, सरकार कभी भी आके पैकेट खोल के हमारे मुंह में नहीं डालती है। सरकार हमारे हाथ में सिगरेट पकड़ के लाइटर से उसको जलाती नहीं है, हम खुद करते हैं। तो हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्धारित रहने की बजाय क्यों ना हम अपने अंदर में ही वो जागरूकता लाएं समाज में, युवाओं में, और उसको काम करें। तो ये कुछ है, जैसे कॉटपा एक है उसको पालन किया जाए, गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध फूड सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया जा सकता है। स्कूलों में मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आज का हर माँ बाप परेशान है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है
तो सबसे बड़ा डर, मेरी 2 बच्चे हैं, मुझे मालूम है, सबसे बड़ा डर ये है कि बच्चा किसी व्यसन में ना लिप्त हो जाए। और अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक कैंपेन चलाया व्यसन मुक्त युवा, आपको पूरे समाज का सहयोग मिलेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि पूरे समाज का सहयोग है, और दूसरा आप एक नेक्स्ट जनरेशन को इंप्रूव कर रहे हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन जो है भविष्य में उत्तर प्रदेश और देश के काम आएगी। और मैं चूंकि यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे लोग बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो गुटखा पान मसाला जब काम करने आते हैं वहाँ भी खाते हैं, और वो एक मेहनत तो है ही, क्योंकि आप थूकेंगे तो वो होगा, प्लस पुड़िया फेंकेंगे तो सारी ड्रेन्स क्लॉग होंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसको तंबाकू मुक्त, सिगरेट तो फूंकना मना है लेकिन तंबाकू मुक्त घोषित कर देना चाहिए। और अंतिम ये है कि अगर हमें मालूम है कि ये सारे गुटखा पान मसाला तंबाकू ये हमारे भविष्य के लिए खराब हैं, हमारी जनरेशन्स को स्पॉइल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एक वेंडर लाइसेंसिंग करें, क्यों ना हम इसको नियंत्रित करें। हम प्रोहिबिशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसको नियंत्रित करें, वेंडर लाइसेंसिंग करें। और वेंडर लाइसेंसिंग जब होगी तो आप कम जगहों से आप लोगों को बेचेंगे तो उस पर जो कंट्रोल है वो बेहतर होगा। दूसरा, जब मैं तंबाकू नियंत्रण पर काम करना शुरू किया, सब लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग दिया, मेरे डॉक्टरों ने, मेरे अस्पताल ने, मेरे सबने सहयोग किया। जब मैं शराब पे काम करना शुरू किया तो हमारे सारे दोस्त साथी अस्पताल वाले बोले इसको अस्पताल से निकाल दो। कारण क्या है कि देखिए, साइंस अपनी जगह पे है, परसेप्शन अपनी जगह पे है। प्लीज डू नॉट इग्नोर साइंस एंड प्लीज डू नॉट मैनिपुलेट साइंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आज की तारीख में शराब ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, ये पिछले 50 साल से हमें मालूम है और ये पब्लिक डोमेन में है। ये मतलब किसी मोरल और सोशल इशू को रूप में आप मत देखिए, आप इसको हेल्थ इशू के रूप में देखिए। ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन है क्योंकि अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, एंड जो केमिस्ट्री के छात्र होंगे उनको मालूम होगा कि ये एसिटल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक होता है, सिरोसिस होती है, और ये कन्वर्जन लिवर में होता है। आप जो अल्कोहल पीते हैं वो लिवर में जाके एसिटल्डिहाइड में जाता है और फिर ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले तो ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल, कई बार जैसे होता है ना कि बिहार में खास करके हूच पॉइजनिंग होती है, हूच जो है अडल्ट्रेटेड अल्कोहल होती है, तो पेपर में बड़ा बड़ा अखबार आता है कि देखिए आपने वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया तो लोग जो है हूच पॉइजनिंग कर रहे हैं, उसकी जान जा रही है। हूच से अगर 10 लोग मरते हैं तो जो ये लीगल अल्कोहल है उससे लाखों लोग मरते हैं। लेकिन एक ऐसा फसाड बनाया है अल्कोहल इंडस्ट्री ने कि हम तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम तो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जब आप अस्पताल आएंगे, एसजीपीजीआई में जाइए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में सिरोसिस, हमारे अस्पताल में आइए कैंसर, भरे पड़े हैं लोग। लेकिन अभी समस्या यही है कि जो सोशल मीडिया है और गूगल है, उस पर आप जो चाहते हैं वो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो आप सर्च करेंगे वही आपको मिलेगा। तो लोगों ने हमें कहना शुरू किया कि देयर इज अ सेफ लेवल। सेफ लेवल के बारे में बस एक लाइन में कहना चाहूँगा, अगर आप रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो सेफ लेवल। आप रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, देयर इज अ सेफ लेवल। द चॉइस इज योर्स वेदर यू वांट टू एलिमिनेट द रिस्क और यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क। यानी अगर मैं 2 मंजिल से कूदूंगा तो बचने की संभावना है, 4 मंजिल से कूदूंगा तो बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कूदो ही मत ना। क्यों दूसरी मंजिल और चौथी मंजिल के बीच में ऑप्शन ढूंढ रहे हो? कहीं से भी मत कूदो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज है तंबाकू और शराब में, अरे हमारे सुराह का पान करते थे देव और मुनि लोग भी जो है इसका इस्तेमाल करते थे। क्या फालतू बात कर रहे हो आप? अब भाई मैं 5000 साल तो पहले पैदा नहीं हुआ था, उस समय कौन सा रिसर्च हुआ था, उस समय कौन सा पब्लिकेशन हुआ तो मैंने देखा नहीं था। अगर हमें कंदरा पुरुष की तरह ही रहना है और केवमैन की तरह रहना है तो प्लीज गो बैक टू 5000 ईयर्स। बट आज की तारीख में जो एविडेंस कहता है उस पर ही हमें कहना है। अभी देव ने क्या किया, सूरा का क्या मतलब था, और
धूम्रपान का क्या मतलब था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट। और ये कहना कि वाइन जो है स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, ये सब जो है ये कॉन्टॉर्टेड एविडेंस है एंड लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, खास करके उन लोगों के मन में जो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे अभी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कैंसर होता है लेकिन वो बड़ी उत्तम जीवन शैली वाले होते हैं, वो तो जिंदगी में कोई खराब नहीं काम करते, आपके आसपास उदाहरण भी होंगे। और दूसरे ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारे यहाँ बहुत है कि हमारे अब्बा जो है 90 साल तक तम्बाकू खाए और कुछ नहीं हुआ, बढ़िया गए ऊपर। तो मैं सारांश में यही बता देता हूँ कि ये अगेन ये सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में है, प्रूवन है, हर तंबाकू का इस्तेमाल करने वाला अपने डेजिग्नेटेड लाइफ से 8 साल पहले मर जाता है। यू लूज 8 to 10 years ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। यानी आपके अब्बा जो 100 साल की उम्र थी वो 90 साल में ही निपट गए थे। तो ये जो समस्या है कि हम 90 ईयर्स को मान के चलते हैं कि वो अच्छा जिए, ये भूल जाते हैं कि एस्टिमेटेड लाइफ जो है ज़्यादा थी, नंबर 1। और यही एस्टिमेटेड लाइफ का कारण है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है, वो बेवकूफ़ नहीं है इंश्योरेंस कंपनी वाले। जो आप कहते हैं ना कि तंबाकू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्चुअल सर्वाइवल लाइफ में उनको मालूम है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं वो पहले मरेंगे और पहले मरने के पहले जितनी भी जमा पूंजी है उसको खपा के मरेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी के और नॉर्मल लाइफ से चले जाएंगे, उनको कोई बीमारी होगी और जो बीमारी होगी वो खुद तो जाएंगे ही और अपने परिवार को गरीब करके जाएंगे। और यही मेरा लॉजिक है। जो लोग व्यसन में लिप्त होते हैं वो बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं यही कहता हूं कि भाई अगर आप अकेले खाते एक कमरे में बंद करके और आप ऊपर चले गए होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आप छोड़ के जाते हैं एक परिवार, और वो परिवार जो कि तबाह हो जाता है वो खर्चे से, बीमारी के, और दूसरा सेकेंड हैंड स्मोकिंग वगैरह होती है तो उससे आसपास के लोगों को होता है, और फिर आप थूकते हैं तो अन्य लोगों को बीमारियां स्प्रेड होती है। तो ये कहना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और लिबर्टी है, ये सब गलत होता है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि युवाओं में आजकल जो है ना, खास करके मेडिकल कॉलेज में जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये बहुत कॉमन हो गया है। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग जब भी ऐसा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी शब्द का सुने ही नहीं थे, कभी नहीं सुने थे। उल्टा जब ऐसी कोई बात बोल देते थे तो पिताजी एक थप्पड़ लगा देते थे, सब खत्म हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि हम बच्चों को पूरा फ्रीडम दे रहे हैं, बताओ अपने बारे में, डैडी आई एम इन एंग्जाइटी, डैडी आई एम इन स्ट्रेस, ये सब करके। हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेस वगैरह में हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटल हाइजीन के ऊपर भी काम करना है। और बहुत सोचने के बाद जब जैसे कि लोग जाते हैं ना, जैसे मैंने बोला जिम जाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, वो करते हैं, मैं बोला यार तुम शरीर के लिए तो इतना अच्छा कर रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, डिओड्रेंट्स लगा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन जो शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दिमाग, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सोल्यूशन हमेशा अपने यंगस्टर्स को देता हूँ, अभी माने कि ना माने वो उनके ऊपर है। सिर्फ 2 चीज़ें अगर हम कर लेना तो ब्रेन ईश्वर ने इतना बढ़िया बनाया है कि वो उसको एकदम हेल्दी रखता है। और वो है कि आप अपने मन में कुविचार ना आने दें और आप कुसंगति से दूर रहें। ये 2 चीज़ें अगर आपने कर लिया ना, अपने मन में कुविचार मत आने दें, मतलब एक्टिवली कोशिश करें, एक्टिवली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आप जो है आपका मसल वसल ऐसे थोड़ी बन जाता है, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क ऐसे थोड़ी कम हो जाता है, सुबह जॉगिंग जाना पड़ता है, वॉकिंग करना पड़ता है। आप जो है वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे पोस्ट पे कैसे चले जाते हैं, मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक्टिवली नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में ना आने दें। हमेशा रीइंफोर्स करें अपने मन में कि ये विचार गलत है, हमें इसको अपने मन में नहीं लाना है, और कुसंगति से दूर रहें।
क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो है कुसंगति से चालू होती हैं, पीयर प्रेशर से चालू होती हैं। आप उससे दूर रहेंगे तो हमेशा खुशी रहेंगे। एंड कई बार खुशी का जो पैमाना है मेरा, मैं जो हमेशा लोगों से पूछता हूँ और उससे पता चलता है कि वो आदमी खुश है कि नहीं है। आप जब सुबह अपनी आँख खोलते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? अगर आपका पहला विचार है ग्रेट डे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, लेट्स गो टू वर्क, जब आप जो है इस विचार के साथ रोज सुबह उठते हैं, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं। आपके पास पैसा हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, बंगला हो ना हो, लेकिन इस विचार के साथ अगर प्रतिदिन सुबह आप उठते हैं तो आप दुनिया के सबसे धनी हैं और दुनिया के सबसे नसीब वाले हैं। लेकिन अगर आपके मन में सुबह विचार ये आता है, ओ द ब्लडी रेचेड डे हैज कम अगेन, आई हैव टू गो टू वर्क, कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ करना पड़ेगा आपको कि कैसे वो विचार खत्म हो। और उस विचार के लिए आपको एक्टिवली प्रयास करना पड़ेगा कि कुछ न कुछ तो आपके वर्क प्लेस पे है, पर्सनल लाइफ में है, कुछ न कुछ तो है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके अगर आप उस स्टेज में पहुंच गए, देन ओनली यू आर एबल टू बी, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ। अदरवाइज आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जो रोते हुए आए थे और रोते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक खुशी की, और दूसरा किसी को भी आप हर्ट मत कीजिए, किसी को भी हर्ट मत कीजिए। हर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी पीपल जॉइन योर फ्यूनरल। आपकी जो अंतिम जनाजा होगा ना, उसमें कितने लोग उस में शामिल होंगे, वही आपका अल्टीमेट अचीवमेंट होगा। ये घर, बंगला, गाड़ी, ये सब तो आएगा जाएगा। मूविंग टू मोर टेक्निकल थिंग, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, हम कितना भी रोकथाम के बारे में बात कर लें, बट कहीं ना कहीं इलाज तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि आज अगर हमने रोकथाम का प्रयास किया तो 20 साल बाद, 15 साल बाद कैंसर की प्रमाण कम होगा, लेकिन आज के जो लोग हैं उसमें क्या कर सकें? तो उसमें मेरा यही है कि लो कॉस्ट स्क्रीनिंग्स हैं। जैसे मैंने बोला, सर्वाइकल कैंसर के लिए विजुअल एग्जामिनेशन, नज़र और विनेगर, बस यही चाहिए आपको। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हाथ, और अगर कोई ब्लाइंड है तब तो बहुत ही बढ़िया है, उसको भी हमें एम्प्लॉय करना चाहिए। और ओरल कैंसर के लिए मैंने आपको बताया कि विजुअल एग्जामिनेशन, मुंह के अंदर झांक के अगर आदमी देख ले, सफ़ेद दाग, रेड दाग मिल जाए और उस दाग का इलाज कर ले तो वो हो जाता है। कितना सिंपल है कॉमन कैंसर्स को ट्रीट करना। दूसरा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें आधारभूत सुविधाओं को देना पड़ेगा, और उसके लिए मैं ब्लेम करूंगा हमारे डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं कैंसर की जीत में डॉक्टरों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पोस्टिंग होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टिंग होती है, 2 बजे गायब हो जाते हैं। हम अपने दायित्व को नहीं भूल सकते, और जो हमारी इस पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को खोखला कर रही है, ये जो गलत काम है, मैल प्रैक्टिस है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, और ये जो हमारे हिपोक्रेटिक ओथ के खिलाफ है, उस पर कहीं ना कहीं हमारी खुद की कम्युनिटी को करना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एक डेट डिसाइड करना चाहिए। उस डेट के में लोगों को निर्णय ले लें कि उनको इस पार रहना है कि उस पार रहना है। कई बार जो है दुविधा की स्थिति में हम छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें भवन देती है, गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है, गवर्नमेंट हमें रिकरिंग कॉस्ट देती है, ऑपरेशनल बजट देती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करें। क्योंकि कल हो सकता है कि हमारे खुद के परिवार में कैंसर हो, हमारा ही बच्चा व्यसन मुक्त, व्यसन लिप्त हो जाए, और ये आग जो हम बाहर देख रहे हैं वो आग हमारे घर पे भी आएगी। तीसरा ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट एनएमसी के हिसाब से मैंडेटरी होता है, उन सारे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की मैंडेट में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी होना चाहिए। और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, यू नीड सम हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्यू नर्सेज और डॉक्टर्स तो हैं ही,
कारण क्या है कि जब आप कैंसर के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल हो जाती हैं और अल्टीमेटली आप सारे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसको भी आप रोकथाम कर सकते हैं। तो पीएसएम डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी होना चाहिए। एक चीज है जो वर्टिकल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर होता है, मेडिकल कॉलेज जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के होता है, उनके बीच में भी एक सिनर्जी होनी चाहिए। यूपी में वो सिनर्जी आ रही है क्योंकि जो फंड फ्लो है सारा कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के माध्यम से होता है, पब्लिक हेल्थ वर्टिकल के हिसाब से होता है। लेकिन कैंसर का इलाज करने का जो पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेडिकल कॉलेज में होता है। तो उसमें जब तक समन्वय नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा और ऑफ कोर्स गाइडलाइंस के हिसाब से जो है हमें कुछ करना चाहिए। और ये जो एक सोल्यूशन मैं हमेशा हर जगह देता हूं कि हर मेडिकल कॉलेज में एक सुविधा होनी चाहिए, 1 करोड़ लोगों के बीच में एक रेडियोथेरेपी की मशीन होनी चाहिए और उसमें एडवांस, और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ चुनिंदा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैंसर है उसी के इलाज पर इस्तेमाल किए जाए। नहीं तो आज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोई कॉमन एलिमेंट लेके भी लोग चले गए हैं, इसीलिए बहुत वेटिंग लिस्ट हो गई है। लेकिन हमें ग्राउंड लेवल से करना है। और अंत पे जो मेरा बस यही 3 चीज़ें हैं, कैंसर पर जीत के लिए हमें हर एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन चाहिए। ये अकेले सरकार नहीं लड़ सकती है और ये संख्या बढ़ने ही वाली है और ये संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ केयर बजट है उसको सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर हेल्थ केयर बजट सस्टेन नहीं करेगा तो फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा देता है, मुख्यमंत्री सहायता कोष लिमिटेड अमाउंट तक पैसा देता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि एक एस्पिरेशनल गैप होगा, गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी कैंसर केयर को, संख्या बढ़ जाएगी, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा जहां पे इलाज सही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें 3 चीजें ये हैं कि पहले तो जो नीतिगत कार्यक्रम है वो सरकार को लेने पड़ेंगे और दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, नर्सेस, डॉक्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार का इसमें सहयोग दें। और तीसरा, जैसे मैंने बोला, जो व्यसन है, स्वच्छता है, ये हम सब की ज़रूरत है और उसके लिए जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी कैंसर पे जीत नहीं हो सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय ही आप द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का अनुसरण हम सभी करेंगे और कैंसर पर जीत प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बाद हम सभी के मन में कुछ जिज्ञासाएं अवश्य उत्पन्न हुई होंगी। तो सभागार में उपस्थित मेरा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि आप अपने अपने प्रश्न एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। परमादरणीय डॉक्टर साहब, आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर ध्रुवपाल सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट। अपने चीफ सेक्रेटरी साहब और एसएडी डिपार्टमेंट का जो कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला के अंतर्गत पहले भी 4 कार्यक्रम आयोजित कर चुका है, 5th है। सो ग्रेटफुल सर। इतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स विषय पे आपने इतने सरल शब्दों में अपना बहुमूल्य जो मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए मैं हृदय की असीम गहराइयों से अपने पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, एक स्वाभाविक जिज्ञासा मेरी ये है, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया कैंसर के। सर, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पे, हम मोस्टली लखनऊ के अंदर ही देखते हैं तो आरओज के बिना तो सर यहाँ पे टीडीएस वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। तो सर, ये जो आरओ का जो आरओ के बाद जो पानी आता है, इसमें जो हैवी मेटल्स हैं सर, खासतौर से कार्सिनोजेनिक मेटल्स, कैडमियम वगैरह, क्या सर ये आरओ का फिल्टर्ड वाटर जो है ये सेफ होता है सर इन टर्म्स ऑफ
जो हैवी मेटल्स का प्रोपोर्शन इसमें रह जाता है सर आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो हम ये ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन सर बिस्लेरी वगैरह के जो ये पानी अवेलेबल है सर, बॉटल्ड वाटर है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी मेरा है सर, क्योंकि हाइजीन के आपने जो ओरल हाइजीन पे दिया है वाटर, उसका बड़ा पार्ट है सर। आई वुड बी वेरी मच थैंकफुल इफ यू कुड टेल मी अबाउट दिस सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो आरओ वाटर के ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। सारांश ये है कि अभी तक कोई एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जिससे कि उसके शरीर पर असर दिखाया जा सके, वो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। और मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कहना चाहता हूं जिससे कि समाज में एक गलत मैसेज जाए। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, लोग कहते हैं कि आजकल पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और एडल्ट्रेशन बहुत इस्तेमाल हो रहा है, पानी में आर्सेनिक, मैं पहले से प्रीएम्प्ट कर लेता हूं बहुत सारे क्वेश्चन, आर्सेनिक है, उससे भी कहीं हो सकता है क्या? यस, आर्सेनिक अनहेल्दी है, लेकिन कैंसर से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आप अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? उसी तरीके से जो पेस्टिसाइड्स है उस पर रेगुलेशन है, सरकार ने बहुत बढ़िया रेगुलेशन लगाए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। विद इन दैट लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब्ड पेस्टिसाइड्स है उसकी मात्रा है वो ठीक होती है। आरओ में मेरा यही कहना है, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, और उस स्वच्छ पानी पीने के लिए फिल्टर भी है, आरओ भी है, बॉइल्ड वाटर भी है, बहुत सारे तरीके हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आरओ से कोई बीमारी होती है और उससे समस्या होती है, इसका कोई अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। और बॉटल्ड वाटर का आपने जो बोला, अभी तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि दुर्गा शंकर जी, अगर आप कैसे भी करके, आई नो इट्स वेरी पेनफुल, बहुत आपको प्रोटेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक को एक हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, एक तारीख फिक्स करनी चाहिए और इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए। और इसलिए क्योंकि यही क्लाइमेट चेंज के लिए और हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारे ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल पखरिया है सर, मेरा नाम विशाल है सर, और मैं सीएम ऑफिस में आईजीआरएस सेल में हूं सर। मेरा प्रश्न है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का रिलेशनशिप विद कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के विषय में है क्या सर? कुछ बता पाएंगे सर उसके बारे में? तो प्रोस्टेट में दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक होती है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी 50 साल की उम्र के बाद सबको होती है, सबको होती है, ठीक है? और उससे जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और वो जो बहुत सारी हेजिटेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं। जैसे कि मेरे पिताजी जो है, अगर मैं उनको गाड़ी में लेके जाता हूँ तो हर 2 घंटे पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, बाथरूम ढूंढना पड़ता है और फिर उनको करना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हैपेंस टू एवरीवन, 100% ऑफ द पॉपुलेशन। प्रोस्टेट कैंसर का साइज से कोई संबंध नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर 80, 82, 90 जब इतनी उम्र लोग जीना शुरू करते हैं तो होता है। प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस 70 के बाद चालू होता है। तो जिन कंट्रीज लाइक अमेरिका में जो एवरेज लॉन्जिविटी है वो 70 क्रॉस कर रही है, वहाँ प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है। भारतवर्ष में अभी धीरे धीरे करके जिन इवॉल्व्ड एरियाज हैं, मेट्रोज हैं, जहाँ पे कि लॉन्जिविटी ज़्यादा है, वहाँ प्रोस्टेट कैंसर आ रहा है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का ब्यूटी ये है कि अगर उसको अच्छे से इलाज कर लिया जाए तो पूर्ण रूप से जो है एक ट्रीटेबल कैंसर होता है। सर, मेरा नाम तौफीर किदवई है, जनता टीवी न्यूज़ चैनल से हूं मैं। सवाल ये है सर कि आपने कहा कि 1 लाख पे करीब 100 मरीज अमूमन हिंदुस्तान में हैं, ठीक होने का रेशियो क्या है इनके? वेरी गुड क्वेश्चन। तो कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है?
स्टेज 1 में मोर देन 90% पीपल सर्वाइव, स्टेज 4 में लेस देन 10% पीपल सर्वाइव। और मैं 5 साल की ही बात कर रहा हूँ। कैंसर में हम लोग का एक पैमाना है 5 years सर्वाइवल। तो चौथे स्टेज में जब भी कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो वो बहुत कम सर्वाइवल है। समस्या ये है कि सारे के सारे कैंसर जो है अधिकांश 80 to 90% वो चौथी स्टेज में ही डिटेक्ट होते हैं, और उसके 2 कारण होते हैं। एक है कि मरीज की खुद मन में डर होती है, जब उसको साइन एंड सिम्टम होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है कि कहीं कैंसर निकल आया तो क्या होगा, इस चक्कर में नहीं जाता है डर से। और दूसरा, अगर उसको मालूम है कि ठीक है हमको कहीं संभावना है, जब वो किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता है या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाता है या प्राइवेट अस्पताल में जाता है, डॉक्टरों में भी इसकी अनभिज्ञता है कि अर्ली साइंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या है। तो हमारा सारा प्रयास रहना चाहिए, मरीजों में डर खत्म हो जाए और वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसको पहली स्टेज में डिटेक्ट करें। तो स्टेज माइग्रेशन के लिए ही ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS का डेटा देखा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% लोग ही कैंसर स्क्रीनिंग सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। Dr. Sir, my name is Narendra Bhushan. I am Principal Secretary Industries. So I wanted to know about the superfood. आजकल कहा जाता है कि कुछ फूड जैसे ब्रोकली, मशरूम, they are like superfood, probably in prevention of cancer also. उसी तरह ऑयल्स में कहा जाता है कि आप ऑयल्स में कुछ ऑयल पाम ऑयल डेंजरस है, बट उस तरह के सुपर। ठीक है, बताता हूँ। तो पहले तो वो 4 स्टेज, दुर्गा शंकर जी बोले 4 स्टेज क्या होती है। तो पहली स्टेज होती है जब बीमारी बहुत छोटी सी होती है, लोकलाइज्ड होती है और कोई लिम्फ नोड वगैरह में स्प्रेड नहीं होता है, वो सब होती है। उसको हम 15 मिनट में इलाज कर सकते हैं। मैं मुंह के कैंसर की बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, जो सुपर या सर्विक्स कैंसर की, तो जब स्टेज 1 होता है तो 15 मिनट में उसका इलाज हो जाता है, लेज़र के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से। अब आप सोचिए, हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैंसर और इलाज होता है 15 मिनट में, और दूसरी बीमारी है डायबिटीज़, जिसका कि सारी ज़िंदगी आपको दवाई खाना पड़ता है, हाइपरटेंशन सारी ज़िंदगी दवाई खाना पड़ता है, ट्यूबरक्लोसिस 9 महीने दवा खाना पड़ता है। उसके एवज में आप देखिए 15 मिनट के अंदर कैंसर का इलाज हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना हम एक प्रयास करके सबको स्टेज 1 में लाएं। स्टेज 2, स्टेज 3 में बीमारी बढ़नी शुरू होती है और उसमें कीमोथेरेपी लगती है, रेडियोथेरेपी लगती है, इम्यूनोथेरेपी लगती है एंड ऑल दैट। सो लेट अस डू स्टेज माइग्रेशन। नाउ कमिंग टू सुपर फूड, समस्या ये है कि ऑर्गेनिक फूड और सुपर फूड एक फैड बन चुका है और ये एक सोशल स्टेटस सिंबल बन चुका है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ गेस्ट आए और हम उनको आलू गोभी की सब्जी खिलाए तो उनको लगेगा क्या यार ये लोग दकियानूसी लोग हैं, लेकिन उनको थोड़ा ब्रोकली और वो यालापिनो और ये सब खिलाएं तो उनको लगता है कि भाई इनको थोड़ा सा तो स्टेटस है। मेरा ये मानना है कि हर चीज़ जो है नॉर्मल अगर आप खाएंगे ना, जो ईश्वर ने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मार्केटिंग है पूरी। ऑर्गेनिक फूड अगर हम सारे के सारे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र असेंबली में एक प्रश्न उठा कि एक शिरोल इलाका है, कोल्हापुर का एक गांव है, वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है। महाराष्ट्र की असेंबली में प्रश्न हुआ तो मैं उत्तर के लिए गया, तो मैंने यही कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, पहले मैं पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से चेक करूँगा। हमने जो 2 साल पूरा स्टडी किया, पाया कि शिरोल में कोल्हापुर से भी कैंसर का इंसिडेंस लो है। तो मैंने पूछा कि भाई ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई कि महाराष्ट्र असेंबली तक ये प्रश्न गया क्यों? पता चला कि एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ऑर्गेनिक फूड की जो है वो मार्केटिंग चालू की थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ 25 कैंसर के मरीजों को बुलाया, शिरोल से पकड़ के बैठो, देखो तुम लोगों को कैंसर हो गया है। मीडिया वालों को बोला 25 लोगों को हमारे गांव में कैंसर हो गया है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेस्टिसाइड है, ये है, वो है, और हम लोग जो है ऑर्गेनिक फूड बना के इससे क्या हुआ, वो जो फार्मर, गरीब फार्मर था, वो तो मर गया ना।
क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग जो होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और जो बेचारा गरीब है उसका तो कोई धान चावल गेहूं फ्रूट सब खरीदना ही बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। हैविंग सेड दैट, जो भी ब्रोकली अफोर्ड कर सकता है, मेरे बच्चे को की आदत है ब्रोकली 200 रुपए का वो आधा किलो मिलता है, मैं तो पसीना आ जाता है ब्रोकली खरीद के। और वो मशरूम आजकल जो है मिलने लगा है, जुकीनी जो है, मैं तो सुना ही नहीं था ये सब, लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख के कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं शशि भूषण दुग्ध आयुक्त मिल्क कमिश्नर की पोस्ट पे हूँ सर। अभी कुछ दिन पहले सर मेरे एक कज़न की डेथ हुई लिवर कैंसर से। उसमें लेकिन जो उसका ट्रीटमेंट हुआ, बेसिकली ही वाज डायग्नोज्ड विद गॉल ब्लैडर स्टोन। ये नोएडा की मेट्रो हॉस्पिटल में हुआ था। गॉल ब्लैडर स्टोन का उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी हुई। उसके बाद वो सर्जरी हो गई और वो लगा कि शायद वो रिकवर कर लिया उसने, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद उसे कुछ प्रॉब्लम हुई लिवर में, तो उन्होंने बताया कि ये इसमें तो कैंसर था लिवर में। पेट स्कैन वगैरह कराया और बोला कि ये लिम्फ नोड्स में कैंसर स्प्रेड कर गया और ये इस तरह की चीज़ें। तो मेरा सर इसमें प्रश्न ये है कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आज के समय में, और बिना जाने इस तरह की सर्जरी हो जाना कि वहाँ कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है सर। तो ये अगर पहले से डायग्नोस हो तो सर्जरी का एक दूसरा तरीका होगा, ऑन्को सर्जन करेंगे। जनरल सर्जन ने ही वो सर्जरी की सर, और बाद में बताया कि ये तो जब प्रॉब्लम आने पर कि ये तो कैंसरस था और लिवर में भी फैल गया, लिम्फ नोड्स में भी, तो अल्टीमेटली ही डिडंट सर्वाइव। तो इसमें क्या सर ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि पहले से स्क्रीन करके पता चल सके कि ये ऑन्को सर्जन का केस बनता है या जनरल सर्जरी का केस बनता है? पहले तो मुझे खराब लगा सुन के कि आपके उनका देहांत हो गया। माउथ कैंसर, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के अलावा कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल नहीं है जो कि मैं एम्प्लॉय करके बता सकूं किसको कैंसर होने की संभावना है और उसको इलाज की तरफ लेके जा सकूं। पहला तो वो है। सो गॉल ब्लैडर कैंसर उसमें ही आता है कि मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि मैं, अगर इतना कॉमन है खास करके महिलाओं में, तो मैं सब महिलाओं को वो टेस्ट कर लूं और टेस्ट करके बता दूं कि भाई आपको गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना है और आप अपने गॉल ब्लैडर को निकलवा लो। जैसे कि एक ब्राका जीन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो ब्राका जीन अगर म्यूटेशन है किसी महिला में तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 75% है। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसने अपने बायलैटरल मैस्टेक्टमी दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए क्योंकि उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। तो ये हुआ कि भाई ब्रेस्ट क्यों रखना है, उसने करवा दिया। तो ऐसा कोई अगर जेनेटिक फैक्टर हो तो भी हम बता सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ना तो स्क्रीनिंग टूल है ना तो कोई जेनेटिक फैक्टर है। अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि मुझे मालूम हो गया कि किसी को गॉल ब्लैडर की संभावना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो कैंसर के डॉक्टर के ही इलाज होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि कैंसर मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर का मतलब ये हुआ कि मुझे सर्जन भी चाहिए, मुझे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए, मुझे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, रिकवरी, ये सब चाहिए मुझे। तब जाके हम कह सकते हैं कि कैंसर का उपयुक्त इलाज हुआ, क्योंकि एक अकेला सर्जन नहीं कर सकता इसको। और इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये समझें, जहाँ भी कैंसर का इलाज लोग कर रहे हैं, दैट ये पूरा सिद्ध है। एक अस्पताल बहुत बढ़िया सर्जरी की सुविधा, दूसरे अस्पताल सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तीनों की सुविधा। अगर हम सर्वाइवल रेट्स का कंपैरिजन करें, और ये कंपैरिजन है नेशनल हेल्थ ऑफ NHS का डेटा है यूके में, कि जिस अस्पताल में मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होता है उसमें इलाज किए हुए मरीजों का सर्वाइवल 22% ज़्यादा होता है कंपेयर टू देम हु आर ट्रीटेड इन नॉन डिसिप्लिनरी केयर। तो यू आर राइट, वी शुड ट्राई टू डू दैट। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र पांडे, विशेष सचिव कोऑपरेटिव में। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ज़्यादातर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ कैंटीन है,
सचिवालय में बाहर से लोग जो प्लास्टिक की कप पे चाय पीते हैं या बाहर से प्लास्टिक की थैलियों में चाय लेकर आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं चाय की गर्म चीज, तो उससे बताते हैं कि कैंसर हो जाता है। क्या यह मिथक सही है? ये एकदम सही है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लास्टिक के भी ग्रेड्स होते हैं, बीपीई ग्रेड्स जो होते हैं, ये जो लोग, आपको तो मालूम होगा, बीपीई ग्रेड्स होते हैं, और उस ग्रेड के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चों को वाटर बॉटल देते हैं, वाटर बॉटल जो है प्लास्टिक का होता है, इतनी गर्मी पड़ रही है और धूप में बच्चा जो है अगर खेलने गया है, वो फिजिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पे पानी में है, तो ये जो ग्रेड है उसको बहुत ज़रूरी होता है, सेफ लेवल क्या होता है प्लास्टिक का, और उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो चाय को जो प्लास्टिक की थैली में लेके आ रहे हैं वो एकदम गलत है, और इससे कैंसर होता है। क्योंकि ये जो पूरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो बेंजोपाइरीन है, ये पूरा मेल्ट होके इसमें आ जाते हैं और वो सर्कुलेशन में जाते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक महाराष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया, और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप भी जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ की बात कर रहा हूँ, जो बाकी है वो सब छोड़ दीजिए। सादर प्रणाम आदरणीय मान्यवर, मनोज कुमार प्रजापति नाम है मेरा। सर, एक जिज्ञासा ये है कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और लाइलाज बीमारी है बताते हैं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी संभावना है कि 4th स्टेज में भी ऐसा इलाज आ जाए कि पूर्णतः जीत मिल सके इस पे? तो पहले तो कैंसर लाइलाज बीमारी है ये गलत होगा सोचना। गलत है हमारी सोच कि हम कैंसर को लाइलाज बनाने की स्टेज तक लेके जाते हैं। तो पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, क्योंकि यही सोच के साथ डर के एक महिला को ब्रेस्ट लंप होता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट लंप का अगर कैंसर आ गया तो मैं क्या करूँगी, तो वो इग्नोर करती है। अगर माहवारी के बीच में उसको ब्लीडिंग होती है तो इग्नोर करती है, लोगों के मुंह में छाला होता है वो इग्नोर करते हैं। तो पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो अपने मन में ये धारणा कर लीजिए कि कैंसर लाइलाज नहीं है, स्टेज 4 लाइलाज है। और स्टेज 4 तो अगर किडनी डिजीज हुई तो भी लाइलाज है, स्टेज 4 अगर हार्ट डिजीज है तो वो भी लाइलाज है, स्ट्रोक भी अगर एडवांस हो जाए वो भी लाइलाज है, टीबी अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए तो भी लाइलाज है। तो लाइलाज तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कैंसर का नाम सुन के जो है उसको मत कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि कैंसर जैसे एक्सीडेंट, अगर आप सड़क चलते फिसल गए उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं, अगर हवाई जहाज आपका गिर जाए तो उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं, लेकिन एक्सीडेंट सड़क वाला तो डिफरेंट होता है ना। तो कैंसर अंग्रेजी में उसका नाम भले हो लेकिन क्यूरेबल होता है, पहली बात। फिर आपने बोला कि क्या एक ऐसा समय आएगा कि स्टेज, वो समय आ चुका है। बहुत सारे स्टेज 4 कैंसर का हम लोग टारगेटेड थेरेपी देके, एडवांस सर्जरी करके, पर्सनलाइज मेडिसिन करके, जीन थेरेपी करके, CAR T सेल थेरेपी करके ऑलरेडी उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र निजी सचिव हूँ सर, यहीं सचिवालय में। मेरा ये है कि मैंने इधर देखा सर, बहुत लोगों को मुंह का कैंसर जो है अधिकतर दिखाई पड़ रहा है समाज में। तो सर, प्राइमरी स्टेज में कैसे आदमी समझ पाए कि जो है कैंसर की शुरुआत है, क्या है, तो प्राइमरी स्टेज में ही कैसे वो जो है अपना ट्रीटमेंट करा ले? सो प्राइमरी स्टेज का कैसा है, देखिए, मुंह एक ऐसी चीज है जो आप स्वतः परीक्षा कर सकते हैं। जब आप ब्रश करते हैं ना, तो हर दिन जो है मुंह के अंदर आप झांक सकते हैं। और विभत्स जब लोग दृश्य लेके आते हैं, पूरा जबड़ा गल गया है, चमड़ी गल गई है, ग्लैंड बड़ा हो गया है, विश्वास नहीं होता है कि कोई इस चीज के साथ इतने महीने लापरवाही के साथ जी लिया है। तो जब भी जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और जो शराब का सेवन करते हैं या पुअर ओरल हाइजीन है, उनके लिए एक मैसेज है कि आप प्रतिदिन जब ब्रश करते हैं तो आप टॉर्च लेके अपने मुंह की परीक्षा प्रतिदिन करें। अगर मुंह के अंदर सफ़ेद दाग है या लाल दाग है, कोई छाला है, ब्रश करते समय ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ऑलमोस्ट 60 to 70% चांस होता है इन सब चीज़ों को डेवलप करने का। लेकिन डेवलपमेंट के पहले ये वाइट पैच आ जाता है जो कि प्रिकर्सर होता है, एक वार्निंग होती है।
भविष्य में कैंसर न हो उसको रोकथाम के लिए। सर नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है, मैं यहाँ व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सवाल ये है, यदि किसी को कैंसर हो जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी हो गया, ऑपरेशन हो गया, कीमो हो गया, रेडिएशन हो गया, और उसके बाद वो सर्वाइव भी कर जाते हैं, तो क्या 10-12 साल के बाद भी फिर से कैंसर होने की संभावना होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं सेकंड कैंसर। एक होता है रिकरेंस, यानी फर्स्ट कैंसर दोबारा हो गया, तो जब बीमारी 2 साल प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 साल के अंदर हो जाती है तो हम टेक्निकली उसको बोलते हैं रिकरेंस, यानी पुरानी वाली बीमारी अच्छे से इलाज किया लेकिन फिर भी उसकी कहीं कोशिकाएं बच गई जिसके चलते सेकंड कैंसर हो गया, रिकरेंस हो गया। सेकंड कैंसर 15-20 साल के बाद भी हो सकता है और इसकी संभावना करीबन 5% होती है, मतलब बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड कैंसर इज ऑल्सो क्यूरेबल कंपेयर टू रिकरेंट कैंसर। रिकरेंट कैंसर क्या है कि वो जो खराब सेल्स हैं जो बच जाती हैं वो सेकंड कैंसर रिकरेंस करती हैं, लेकिन सेकंड कैंसर जो है वो डी नोवो नई कैंसर सेल्स होती हैं जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होती हैं, क्यूरेबल होती हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।